नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल। तो बच्चों बहुत कुछ इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर हम लोग कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थे तो कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। आज हम थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इसका नाम मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसलिए दिया है क्योंकि मैं आज के लेक्चर में मिक्स सवाल करवाऊंगा। मिक्स का मतलब ये होता है कि कुछ कॉन्टिन्यूस के हैं, कुछ डिस्क्रीट के हैं, तो वही सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है ना बच्चों। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। लिखो थ्री चार्जेस। अब तो खैर प्रैक्टिस है तो आपको तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो अब पता होगी, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वाले, इसलिए प्रैक्टिस के बारे में जानकारी तो आपको होगी ही सही। तो लिखो थ्री चार्जेस। ये थोड़ा कल का था, आज का लिखो क्वेश्चन नंबर 4। थ्री चार्जेस Q1, अच्छा Q Q Q, ओके, सो प्लस Q एंड Q are located at the vertices are located at the vertices of right angle of right angle isoscales triangle as shown। एक डायग्राम में आपको दे रखा है। डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है बच्चों कि तीन चार्जेस यहाँ पर दिखा रखे हैं इस डायग्राम के अंदर। एक तो है कैपिटल क्यू चार्ज और दो है स्मॉल क्यू चार्ज। मतलब यहाँ पर तो कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ पर दो स्मॉल क्यू चार्जेस रखे हुए हैं। और ऐसा बोला कि ये जो है ना वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल, तो मतलब ये 90 डिग्री का ये दे रखा है। तो ये डायग्राम आपके यहाँ पर इसने गिवन है, और ये ए दे रखा है, ये भी ए दे रखा है, और इसको इसने क्या दिया हुआ है, √2a दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम आपको सवाल में दे रखा है। अब आगे जानना के ज़्यादा समझते हैं इसको। इफ टोटल इंट्रैक्शन एनर्जी इज जीरो, सवाल ये है इफ टोटल इंट्रैक्शन एनर्जी is zero, what should be the value of Q? What should be the वैल्यू ऑफ Q? बड़ा सिंपल सवाल है। आपको इस सवाल में इंट्रैक्शन एनर्जी निकालनी है, मतलब टोटल इंट्रैक्शन एनर्जी का मतलब वही वर्क निकालना है। टोटल वर्क एनर्जी थ्योरम से इंट्रैक्शन एनर्जी और वर्क एक ही बात होती है बेटा, ठीक है ना। तो मैं इस तीन चार्जेस के सिस्टम को स्टैब्लिश करने में जितना मुझे वर्क करना पड़ा मैं उतना निकालूंगा। तो पहले मैंने मान लीजिए कैपिटल क्यू चार्ज को रखा, समझ रहे हो, रखा मैंने।
या फिर स्मॉल क्यू चार्ज को रखा। चलो मान लो मैंने पहले स्मॉल क्यू चार्ज को रखा, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ मैं एक चार्ज नंबर 1 है, इसको मैं रखता हूँ। पर इसको इस्टेब्लिश करने में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। आप कोई भी एक चार्ज शुरू में रख सकते हो। फर्स्ट चार्ज को जीरो पोटेंशियल रीजन में इस्टेब्लिश करना होता है, ठीक है। दूसरा चार्ज जब आएगा, दूसरा चार्ज मतलब मान लीजिए ये वाला दूसरा चार्ज आया, तो इसको पहले वाले पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा, पहले वाले चार्ज के पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा। तो उसको चार्ज का सामना करना पड़ा इतना, ये तो खैर सिखाया हुआ है मैंने आपको कैसे करते हैं इसको। फिर तीसरा वाला चार्ज जब आया कैपिटल क्यू, तो इसको इन दोनों का पोटेंशियल का सामना करना पड़ा, थर्ड वाले को इन दोनों के पोटेंशियल का सामना करना पड़ा। तो पहला का पोटेंशियल का सामना इस तरह से हुआ क्योंकि वो ए डिस्टेंस पर है, और दूसरे के पोटेंशियल का सामना इस तरह से हुआ बिकॉज वो भी ए डिस्टेंस पर है। फिर इसने बोला कि रिजल्टेंट जो वर्क है या जो एनर्जी स्टोर है वो जीरो है। सो टोटल इज इक्वल टू, इसने बोला है वैसे तो होता कितना है टोटल, W1 प्लस W2 प्लस W3 बराबर जीरो। ये उसने बोला जीरो, कर दो, तीनों पुट कर देना और जीरो पुट कर देना। तो एट लास्ट आपको Q मिल जाएगा, Q का वैल्यू मिल जाएगा आपको माइनस क्यू अपॉन 2, दैट्स इट। अरे आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम अगला सवाल कर सकते हैं। अच्छे अच्छे सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। व्हाट सॉरी चार्ज Q, क्वेश्चन 2, आज का सवाल नंबर 2 और 5 नंबर है इसको। चार्ज Q and minus 2Q are placed at a fixed distance, are placed at a fixed distance of separation show the locus of point show the locus of point in the plane of charges in the plane of, आपको पॉइंट शो करना है लोकस का ना, कहाँ पर है वो उस प्लेन में। द प्लेन ऑफ चार्जेस where the potential is zero, where the potential is zero will be circle। तो वो जो प्लेन होगा वो कैसा होगा, सर्किल होना चाहिए। तो आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाला प्लेन जो है ना, वो एक तरह से सर्किल की इक्वेशन को डिनोट करता है, और जिस पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। चलो समझते हैं। सवाल के अकॉर्डिंगली मैं एक एक लाइन बना रहा हूं जिस पर दो चार्ज रखने वाला हूं, ध्यान देना बच्चों। सवाल के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है, ये दो चार्ज हैं Q1 माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट अ फिक्स डिस्टेंस। तो मैं दोनों चार्जेस को यहाँ पर फिक्स डिस्टेंस पर बना रहा हूँ। ये मान लो कि सिंपल सा मैंने बना दिया। तो ये पहला चार्ज रख दिया अपने अकॉर्डिंगली Q, और इसकी
एक्सिस से दूरी मान ली मैंने, बीच एक्सिस से ए, कहीं भी रख दो, आपको बस एक लाइन में दो चार्ज रखने हैं, और दूसरा चार्ज है -2q, है ना, ये मैंने रख दी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि फिक्स जैसे शो द लोकस ऑफ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ चार्जेस। तो लोकस ऑफ पॉइंट हम लोग मतलब एक पॉइंट बनाते हैं कोई भी जहां पर पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो, वेयर द पोटेंशियल विल बी जीरो। तो ये एक्स वाई प्लेन में एक कोई पॉइंट है, उसने उसी प्लेन में बोला है, तो हमने एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट को कंसिडर कर लिया, और ये ऐसा पॉइंट है बेटा जहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जीरो है। मान लो ये इस पर पोटेंशियल लगाएगा और ये इस पर पोटेंशियल लगाएगा तो जीरो आएगा। तो मान लो कि ये रखा हुआ है 0 0 पे, और ये रखा हुआ है 2a 0 पे। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पोटेंशियल जीरो है ना, तो ठीक है, तो ये डिस्टेंस को हम r1 ले लेते हैं। तो q की वजह से p पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, kq अपॉन r1, और इसको हम लोग r2 ले लेते हैं, -2kq अपॉन r2 इज इक्वल टू 0। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो माना है हम लोगों ने। आप चाहो तो लिख सकते हो लेट द पोटेंशियल एट P पॉइंट विल बी जीरो, ऐसा हमने माना है। तो इसको जब हम लोग करके देखेंगे तो एक चीज समझ में आएगी कि यार 2r1 इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, r2 निकल के आ रहा है। अब ये एक्स वाई प्लेन में आपने लिया है, जरा समझना। तो r1 की जो वैल्यू होगी एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और एक्स वाई प्लेन है, तो सिंपल सा एक्स वाई डायमेंशन अगर उसकी लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट अगर एक्स एक्सिस पे 2a डिस्टेंस पर आपका -2q चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपको 2q कम चलना पड़ेगा। तो r2 अगर मैं मानूंगा तो एक्स एक्सिस पे आप ऑलरेडी 2a डिस्टेंस चल चुके हो, तो अब एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो 2a कम हो जाएगी, बाकी वाई एक्सिस पर तो खैर उतना ही चलना पड़ेगा। आपको ये बात पता है ना, किसी भी ओरिजिन से अगर हम किसी पॉइंट को एक्स वाई लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि आप उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स डिस्टेंस चले और फिर वाई डिस्टेंस चले, यही तो एक्स वाई का मतलब होता है। बट अगर आपने ओरिजिन से लिया है तब तो आपने एक्स वाई लिया है, तो एक्स वाई तो चल लिया है। बट अगर आपने टू यहाँ से कंसिडर किया है तो आप तो मूल बिंदु से, ओरिजिन से ऑलरेडी 2a डिस्टेंस चल चुके हो, तो आपका r2 में x1 जो आएगा वो हो जाएगा खत्म। बस अब हो गया तुम्हारा काम। अब ये दोनों को यहाँ पुट कर दो और स्क्वायर कर देना तो सही रहेगा। 4x² प्लस वाई स्क्वायर x -2a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे पीछे करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करो, इसको सोल्व करो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में आपका आ जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर मेरे हिसाब से, और प्लस 4ax अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/3। ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आपका आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा और एडजस्ट कर बदल ले आओ। तो अगर ये होल स्क्वायर बने तो बना दो, तो x -2a/3 का होल स्क्वायर माइनस, इतना हमको माइनस करना पड़ेगा ना, अगर आपने ऐड किया तो 4a² अपॉन 9 माइनस करना पड़ेगा। ओके, बाकी तो वाई स्क्वायर में कोई कसर नहीं है, और 2ab तो आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो a² प्लस 2ab तो है ही सही, b² और मैंने कर दिया, और इधर और कुछ नहीं है, थोड़ा सा 4/3 a² बोलोगे तो वही आ जाएगा वापस, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है ना, x -2a/3 का होल स्क्वायर। हमको सर्किल का इक्वेशन बनाना है ना, ताकि उसने तो बोला सर्किल शो करना, ये बन गया सर्किल का इक्वेशन।
तो ये एक ऐसा सर्किल है बेटा, हम जानते हैं सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों हम ये क्यों जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्किल की रेडियस अगर r है और उसका सेंटर a और b पर है, उसका सेंटर कहाँ है, ए और बी पर है, तो फिर ये इक्वेशन, हाँ अगर मूल बिंदु ओरिजिन पर उसका सेंटर हो सर्किल का तो ये इक्वेशन बन जाती है। तो हम ये बात बोल सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या बोल सकते हैं हम ये बात, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सो सर्किल विद सेंटर दिस, क्योंकि यहाँ पर ए बी पर सेंटर होता है, इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये तो आएगा, ये तुम्हारा ए है और इस बी में तो खैर माइनस जीरो है तो जीरो, और रेडियस समझ में आ गई बात, ऐसा कर सकते हो। आगे बढ़े, अगला सवाल लिखो, टू आइडेंटिकल थिन रिंग लिखो, टू आइडेंटिकल थिन रिंग क्वेश्चन 6, each of radius capital R coaxial in R coaxial in a plane R coaxial in a plane a distance R ऐसा मतलब R coaxial and placed by a distance R apart। ऐसे लिखो, R coaxial and placed with a distance R apart। ये डायग्राम भी दिया हुआ है, आप चिंता मत करना इसके बारे में, डोंट वरी। If Q1 and Q2 are respectively if Q1 and Q2 are the charges uniformly spread
the charge is uniformly spread on the two rings respectively. On the two rings respectively, the charge is uniformly spread on the two rings. Find the work done. Find the work done in moving a charge in moving a charge Q from the center of both rings, from the center of both rings to that of the other, to that of the other. समझना ध्यान से, समझ रहा हूँ। एक्चुअली ये बोल रहा है कि हमारे पास दो रिंग है, आइडेंटिकल रिंग है, समझाते हैं, और थिन रिंग है। ये पहली रिंग है और ये दूसरी रिंग है। दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और दोनों का रेडियस भी r है। दोनों r डिस्टेंस से सेपरेट है और दोनों का रेडियस भी कितना है, r है। ये भी r रेडियस का है, ये भी r रेडियस का है, और ये r रेडियस अपार्ट है। अपार्ट मतलब कि इनके सेंटर जो है ना, उनके बीच का दूरी r है। ये कोएक्सियल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ये कह रहा है कि इन पर यूनिफॉर्म चार्ज स्प्रेड है, मतलब कि यहाँ पर एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, वो आपस में स्प्रेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें क्या है कि वर्क डन निकालना है कि एक रिंग से चलकर चार्ज दूसरे रिंग तक जाए, बट वर्क डन निकालने के लिए पहले इन दोनों रिंग का पोटेंशियल मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि हमको वर्क निकालने से पहले किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर रीजन में ले जाने से पहले उस रीजन की स्ट्रेंथ तो पता हो। W बराबर Q मल्टीप्लाई विद द V आप करते हो तो Q को आप लेके जा रहे हो, बट ये तो देखो कि आप किस पोटेंशियल रीजन में उसको लेके जा रहे हो। तो बेटा ये थोड़ा सा अलग सवाल है थोड़े उन सवालों से, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के पोटेंशियल होंगे। एक तो रिंग है, तो पर्टिकुलर जिस रिंग का पोटेंशियल आपको निकालना है सेंटर पे उस रिंग की वजह से आए। मान लो मुझे इस पर निकालना है पोटेंशियल, तो इस पर अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूँ V1 पहले वाले रिंग के सेंटर पे, तो बेटा इसका पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी होगा जो इसके आसपास है, और इसके कुछ दूरी पर जो चार्ज है वहां से भी होगा, नहीं होगा ना। तो मान लो इसके खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो हम जानते हैं कि किसी भी रिंग की चार्जेस की वजह से उसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। ये हम सब लोग बखूबी जानते हैं। अब इन चार्जेस की वजह से भी हमको निकालना है, चूंकि ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो मैं समझाता हूँ आपको कि इस सेंटर पे आपको निकालना है, तो मुझे पर्टिकुलरली ये रेडियस की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, क्योंकि उसके सरफेस पर चार्जेस है, सरफेस पर चार्जेस, सरफेस की डिस्टेंस तो चाहिए ना मुझे। तो मैं Q2 की वजह से निकालना चाहता हूँ, तो KQ2 अपॉन डिस्टेंस देखता हूँ तो √2R करके डिस्टेंस हमको मिल जाती है, तो बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली यहाँ का भी पोटेंशियल मुझे चाहिए होगा V2, तो ये भी सेम ही आएगा KQ2/R प्लस KQ1/√2R। ठीक है। दूसरी बात, अब दोनों पोटेंशियल एक साथ अगर हम लोग करें तो दोनों
एक दूसरे को इफेक्ट तो करेंगे ही ना। पहला पोटेंशियल दूसरे को इफेक्ट करेगा, दूसरा पोटेंशियल पहले को इफेक्ट करेगा। जब दोनों पोटेंशियल आपस में इफेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट पोटेंशियल इन दोनों का माइनस आएगा, बखूबी इन दोनों का माइनस आएगा। तो मैं अगर वर्क निकालूं किसी चार्ज को कैरी करने के लिए तो दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे को इफेक्ट करेगा। तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मान लो किसी का भी ज़्यादा मान लो, किसी भी एक का, तो Q2 का ज़्यादा मान लेते हैं, Q1 का कम मान लेते हैं। तो खैर वो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी एक माइनस करो तो ये हो जाएगा कि Q1R, बाकी K/R तो बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा Q1 और 1 माइनस 1/√2 माइनस Q2। बहुत सिंपल है। तो बस ये तुम्हारा वर्क हो गया। अरे बड़े आसान सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है इन सवालों में, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ और मज़ा आ जाता है। तो Q1 माइनस Q2 बोले तो सेम ही। चलो अब अगला सवाल। अब मैं वर्क वाले सवाल नहीं कराऊंगा, मैं आपको कुछ और तरह के सवाल कराऊंगा। जैसे एक सवाल तो बड़ा सिंपल सा मुझे दिख रहा है सामने, आप लोग इसको खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, ये बता लो, इसके नीचे कितना जगह है। क्वेश्चन 7 यहाँ लिखता हूँ। If the electric potential is given by if the electric potential is given by phi is equal to C of x bar, calculate the electric field। तो खैर ये सवाल मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप खुद कर लो। तो कार्टेशियन सिस्टम का है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल दिया हुआ है, फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक, तो E बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसमें क्या ही बताऊं मैं आपको, ग्रेडियंट निकालना तो आप सबको आता है ना। अब x और y पोटेंशियल जो है वो 2 डायमेंशन आपको दिख रहा है, तो ग्रेडियंट 2 बार आ जाएगा, मतलब कि 2D में आएगा। तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेड, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेड एंड फाई मतलब कितना है सी एक्स बार। तो बारी बारी इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो मेरे पास कितना हो जाएगा। फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई अकेला बचेगा, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स अकेला। इसमें तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे मोटे सवाल है। अब हम अच्छा वाला सवाल करेंगे, थोड़ा सा अच्छा सवाल हम लोग अब करते हैं ना। देखो, a linear quadrupole consists of charges क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 लिखो 8। A linear quadrupole consists of charges consist of charges 2q at origin। मान लो ओरिजिन पे रखा हुआ है 2q and two charges minus q at minus d0
एंड प्लस डी जीरो। समझ में आ गई बात? राइट डाउन द मैग्नीट्यूड। सवाल नंबर 1, राइट डाउन द magnitude and electric field at the point P at the point P on the x-axis, on the x-axis, okay, where x is greater than d। समझ रहे हो? दूसरा ये है सवाल, x greater than d, show that the electric field show that the electric field varies inversely as the fourth power as the fourth power of this distance of the distance of the distance from the origin समझाते हैं सवाल, समझना क्या बोल रहा है ये। अ लीनियर क्वाड्रपोल, क्वाड्रपोल का मतलब था तीन चार्जेस का होता है, सॉरी तीन चार्ज का होता है क्वाड्रपोल। वैसे तो चार का होता है, डाइपोल होता है दो का, क्वाड्रपोल चार का होता है, बट इसने तीन ही दे रखे हैं, चौथे को उसने बता नहीं रखा। खैर ठीक है, जो दे रखा है वो सही। लीनियर का मतलब लाइन में है ये, क्वाड्रपोल तो पता नहीं क्यों दे रखा है। तो लीनियर मतलब लाइन में तीन चार्ज है। सेंटर पे 2q रखा हुआ है तो ये सेंटर है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये सेंटर है, इस पर माइनस है, प्लस है, प्लस 2q है एट द ओरिजिन। टू चार्जेस, अच्छा ये रखा एक माइनस डी पे, एक प्लस डी पे, तो ये पॉइंट में मान लेता हूँ माइनस डी जीरो माइनस क्यू, और ये मैं मान लेता हूँ डी जीरो प्लस क्यू। ठीक है, बच्चों अब क्या है कि राइट डाउन मैग्नीट्यूड। अच्छा एक पी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो कि एक्स डिस्टेंस पर है और वो डी से बड़ा है। मतलब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे ये ओरिजिन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, पी पॉइंट है। समझ में आ गई बात? राइट डाउन द, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है निकाल लेते हैं। तो बच्चों बड़ा सिंपल सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, मैं बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। सो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तीनों की वजह से आएगा, तीनों चार्जेस की वजह से। देखना ध्यान से, सबसे पहला चार्ज माइनस क्यू। एक बात बताओ, ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आएगा या बाहर की ओर आएगा? माइनस क्यू की तरफ ही तो आएगा ना। ठीक है, तो मैं ऐसे मान लेता हूं एक्चुअली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर लेता है, बाहर नहीं निकालता है। ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस को अंदर लेता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है वो बाहर लेता है। अब ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज है
तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, नॉर्मली मैग्नीट्यूड क्या होता है के क्यू, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, फोर्स के समय भी मैंने आपसे कहा था कि मैग्नीट्यूड ही लेना है। और डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच की, ये डी है और ये एक्स है, तो एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। और अब डायरेक्शन की बात करते हैं तो माइनस का एक्स कैप, क्योंकि वो अंदर की ओर ले रहा है, मतलब यहाँ पे लेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस को, यहाँ लेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ जाएगा। अब टू की बात करते हैं तो बेटा ये तो अपने अंदर से बाहर निकालता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो खैर सिंपल सा है, तो प्लस टू मैग्नीट्यूड लेना है बस, साइन नहीं लेना है, और डिस्टेंस है उसकी एक्स स्क्वायर, ये तो बड़ी आसानी से। और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे इस पे तो ये भी बाहर ही निकालेगा, तो केवल मैग्नीट्यूड लेना है चार्जेस का, और इनकी डिस्टेंस कितनी है, प्लस एक्स, बस खत्म काम। थोड़ा इसको सोल्व कर लो, x ग्रेटर देन डी है, तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको सोल्व करता हूँ मैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ एलसीएम लेके सोल्व, माइनस टू के क्यू ये आना चाहिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, आगे बात समझ में, इस तरीके से ना। अब ये तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, क्योंकि जहाँ पर x ग्रेटर देन डी था, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर x की वैल्यू d से बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगर x का वैल्यू d से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जो न्यूमरेटर है ना, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वहाँ पे d बहुत छोटा है, तो हम थोड़ा सा उसको डी स्क्वायर को नेगलेक्ट मान सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में भी ऐसा कर सकते हैं। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, जो छोटा है उसको अंदर रहने दो, जो बड़ा है उसको बाहर निकाल लो। सो पहले वाले का आंसर तो आ चुका है, खैर दूसरे वाले के आंसर के लिए थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेशंस लगाने पड़ेंगे। वो अप्रोक्सीमेशन ये है कि x जो है वो d से बहुत छोटा है, तो d बहुत छोटा मान लेते हैं। d अगर छोटा हो गया तो हम ये मान सकते हैं कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, या फिर इसको मानने से पहले, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाने से पहले बड़ी चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं, बाद में लगाएंगे ना। तो टू के क्यू डी स्क्वायर तो यहाँ ऑलरेडी था, मैं यहाँ से थ्री एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ, और वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन, ओके यहाँ से हम लोग बाहर निकाल रहे हैं एक्स एक्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स सिक्स हो जाएगा यहाँ पे ना, और वन प्लस डी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड वन माइनस अब लगा दो अप्रोक्सीमेशन। कैसे लगाएंगे बेटा, ऐसे लगाएंगे कि ये x ये कट जाएगा, x4 बचेगा नंबर वन, और ये जो है ये नेग्लेजिबल हो जाएगा बिकॉज d बहुत छोटा है। और ना आप डायरेक्टली भी इसको अप्रोक्सीमेट दो, एक और तरीका है कि आप इसको डायरेक्टली थ्री एक्स स्क्वायर मान लो, उससे भी काम हो जाएगा, वरना ये भी नेग्लेजिबल हो जाएगा ऊपर वाला फंडा, ये भी जीरो हो जाएगा बिकॉज डी बहुत छोटा है। तो सब कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा माइनस सिक्स के क्यू डी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर फोर और एक्स के। समझ में आ गई बात। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स की पावर फोर।
यही उसने प्रूफ करने के लिए बोला था हमको, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्वाड्र पोल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो तो वो स्ट्रक्चर क्वाड्र पोल कहलाता है। भले ही चार चार्जेस ना हो उसमें, बट फिर भी वो क्वाड्र पोल होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा डाइपोल, ऑक्टापोल, एक्सापोल, क्वाड्रपोल, ये सब आगे आएंगे आपके, डोंट वरी। फिलहाल इतना समझो कि अगर पावर 4 होती है ना, तो वो क्वाड्रपोल की तरह ही बिहेवियर दिखाता है और वो क्वाड्रपोल की तरह ही काम करता भी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग थोड़ा समझते हैं, इसको समझ लिया आप लोगों ने। अब थोड़े से आधे और सवाल बच रहे हैं, वो आधे अधूरे सवाल अब कल कर लेंगे हम लोग, है ना। उसको हम लोग थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, आधे सवालों को, 4-5। फिर इसके बाद में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें कुछ बातें करेंगे कंडक्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। वो सब कंडक्टर की बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। और हाँ, आई होप तुम लोग का ये जो काम है ये रिवीजन वाला चल रहा होगा, तो चलते रहना चाहिए, रिवीजन होते रहना चाहिए, ठीक है ना, रुकना नहीं चाहिए रिवीजन। बाय बाय।